एवरीवन, वेलकम बैक टू गणितम एकेडमी। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा जो 12 का पेपर है, 2012 का पेपर हम कर रहे हैं। आज उसका पार्ट 6 होने वाला है। आज के सेशन में भी हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के ही कुछ क्वेश्चन करेंगे और हो सकता है कि हमें अलजेब्रा भी देखने को मिल जाए। चलिए तो बिना किसी डिले के आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ये है हमारे आज का पहला क्वेश्चन। क्या कहता है क्वेश्चन? लेट एफ जेड इक्वल ई की पावर जेड अपॉन जेड माइनस 1 जेड प्लस 3 का स्क्वायर एंड द सर्कल इज मोड जेड इक्वल 3 अपॉन 2 डिस्क्राइब्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन द इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड हमें निकालना है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड? तो देखिए हमें यहाँ पर लगाना है कोशी फॉर्मूला या कोशी इंटीग्रल रेसिड्यू, जो भी लगेगा हम वो लगाएंगे। सबसे पहले हम अपने फंक्शन को एनालाइज कर लेते हैं। फंक्शन क्या है हमारा? e की पावर z अपॉन z माइनस 1 और z प्लस 3 का स्क्वायर। अब हमें यहाँ पर देखना है कि इसकी सिंगुलरिटी क्या क्या बनेगी। एक बनेगी z बराबर 1 और एक बनेगी z बराबर -3 और कितने ऑर्डर की बनेगी? 2 ऑर्डर का पोल बनेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब हम z प्लस 3 को 0 रखेंगे तो हमें z माइनस 3 2 बार मिलेगा। बट अब हमें ये भी तो चेक करना है कि हमारी जो सिंगुलरिटी है वो हमारे सर्कल में यानी कि डोमेन के अंदर है भी या नहीं। तो हमारा रीजन क्या है? 3/2 यानी कि 1/5, यानी हमारा रीजन इस तरीके का सर्कल है, ये वाला, जिसकी रेडियस कितनी है? 1/5 है। अब 1 तो 1/5 के अंदर है, लेकिन जो माइनस का 3 है ना, यहाँ पर अगर हम देखेंगे यहाँ पर भी माइनस का 1/5 है। ठीक है, तो जो माइनस का 3 है वो तो माइनस के 1/5 से बाहर है, ये है 1/5। तो इसका मतलब ये है कि ये जो सिंगुलरिटी है ये तो मेरे आउटसाइड है रीजन के। अगर ये रीजन से बाहर है, आउटसाइड है, तो हमें इस पर रेसिड्यू निकालने की जरूरत नहीं है। तो हमारा जो फंक्शन बनेगा वो इस तरीके से बन जाएगा। वो होगा इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड। एफ जेड क्या है हमारा? e की पावर z अपॉन z प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे और इस पूरे के डिवाइड में हम लिखेंगे z माइनस 1 डी जेड। तो इससे क्या हो जाएगी? कोशी रेसिड्यू थ्योरम से इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 पाई आयोटा एफ, यानी कि ये पूरा हमारा क्या है? एफ जेड है मान लीजिए। तो एफ की वैल्यू काय पर आ जाएगी? हमारी 1 पर आ जाएगी। ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि 2 पाई आयोटा समेशन आर होगा। तो रेसिड्यू तो हमें सिर्फ 1 पर निकालना है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारा एफ जेड कितना है? ई की पावर जेड अपॉन जेड प्लस 3 का स्क्वायर है। तो हमें क्या करनी है? f1 पर वैल्यू निकालनी है। तो वो हमारा होगा e की पावर 1 अपॉन 1 प्लस 3 का स्क्वायर, जो कि होगा e अपॉन 4 का स्क्वायर मतलब 16। तो हमारी वैल्यू आएगी 2 पाई आयोटा इंटू e अपॉन 16। तो 2 और 16 कैंसिल होकर हो जाएगा e पाई आयोटा और अपॉन में 8 आ जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो देख लेते हैं ये कौन से ऑप्शन में है। पाई आयोटा ई अपॉन 8 ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, कोई डाउट नहीं किसी को? अच्छा, इजी और अमेजिंग सा क्वेश्चन है। तो ये हमारा कोशी रेसिड्यू थ्योरम का ही एक एप्लीकेशन है। चलिए बढ़ते हैं आगे, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। कहाँ है? ये रहा। क्या कहता है क्वेश्चन? द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप द पॉइंट z बराबर 1 आयोटा एंड -1 टू द पॉइंट w बराबर 0 1 एंड इंफिनिटी। हमें क्या करना है? ऐसा बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है जो हमारा क्या करता है? 1 आयोटा और माइनस आयोटा को कहां पर मैप करता है? 0 1 और इंफिनिटी पर मैप करता है। तो देखिए बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालने की क्लासिकल मेथड तो क्या है? हम क्रॉस रेशियो से जाएंगे, इनका क्रॉस रेशियो बनाएंगे, सोल्व करेंगे, जो कि हमें एग्जाम में नहीं करनी। एग्जाम में हम बाय ऑप्शन चेक करते हैं, आपको पता है। इस तरह के बहुत सी क्वेश्चन हम कर चुके हैं। हमें क्या करना है? 1 बाय 1 पॉइंट रखना है, जो सेटिस्फाई नहीं करता है उसको हटा देना है। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा हमारा परफेक्टली बैठता है। सबसे पहले हमें दिया है w बराबर 1 माइनस जेड और 1 प्लस जेड। ठीक है, तो अगर मैं z की वैल्यू 1 रखती हूँ तो मेरा ये क्या बन जाएगा? z की वैल्यू अगर मैं 1 रखूंगी तो 1 माइनस 1 0 बन जाएगा, मतलब w बराबर 0 बन जाएगा। पहला पॉइंट तो हो गया सेटिस्फाई। तो क्या ये हमारा आंसर है? नहीं। मैं क्या करती हूँ? z की वैल्यू आयोटा रख के देखती हूँ, है ना। z की वैल्यू जब मैं आयोटा रखूंगी तो मेरा क्या होगा? 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा। अब हमें क्या करना पड़ेगा? इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो हम करेंगे 1 माइनस आयोटा और 1 माइनस आयोटा।
तो ये होगा हमारा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस का 2 आयोटा अपॉन क्या हो जाएगा हमारा 1 और 1 हो जाएगा। तो ये क्या होगा हमारा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हमें यहाँ पर माइनस आयोटा मिलेगा, लेकिन बदले में हमें कितना चाहिए 1 चाहिए, मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर नहीं है। बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी को भी अब हमें चेक करना है। तो ऑप्शन बी है हमारा z माइनस 1 और z प्लस 1, w बराबर z माइनस 1 और z प्लस 1, ये क्या है मेरा ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं ऑप्शन नंबर बी, अब वापस से वही करते हैं। देखिए अगर मैं 1 रखूंगी तो आप देख रहे हैं 1 माइनस 1 0 बन जाएगा, अगर माइनस 1 रखूंगी तो इन्फिनिट बन जाएगा, हमें प्रॉब्लम आयोटा पर ही आएगी। तो जब मैं आयोटा रखूंगी तो ये मिलेगा आयोटा माइनस 1 आयोटा प्लस 1, आप इसको सोल्व करके देखेंगे कि आपको 1 नहीं मिलेगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी भी हमारा होल्ड नहीं होगा। बात करते हैं ऑप्शन नंबर थर्ड की। तो ऑप्शन नंबर थर्ड है हमारा, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा, आयोटा 1 माइनस जेड 1 प्लस जेड, आयोटा 1 माइनस जेड और 1 प्लस जेड, ये है हमारा। तो सबसे पहले हम क्या रखेंगे, z बराबर 1 रखेंगे, तो हमें क्या मिलेगा 1 माइनस 1 ओमेगा बराबर 0 मिल जाएगा। जब हम z बराबर आयोटा रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ओमेगा मिलेगा आयोटा, यहाँ है 1 माइनस आयोटा और 1 प्लस आयोटा, तो इसको अभी हमने सोल्व करा है, ये हमें कितना मिला था नेगेटिव आयोटा, तो आयोटा और आयोटा आयोटा माइनस 1 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। और जब मैं z बराबर माइनस रखूंगी 1, तो 1 और माइनस 1 0 होकर अपॉन में इंफिनिट बन जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 ऐसा है जो मेरी तीनों मैपिंग सेटिस्फाई करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 ही हमारा रिक्वायर्ड बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। इसका मतलब है कि डी होल्ड नहीं करेगा, तो डी आप चेक कर सकते हैं, डी होल्ड नहीं करेगा। ठीक है, माइनस की यहाँ पर इशू आएगा हमारा, आप ऑप्शन नंबर 4 चेक कर सकते हैं, ये भी हमारा सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो ऑप्शन 3 हमारी क्या है, जो हमें बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए था वो ऑप्शन नंबर 3 है। ओके, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्रॉस रेशियो से नहीं जाने की बजाय आप कहे बाय ऑप्शन जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्या कहता है क्वेश्चन, द एनालिटिक फंक्शन एफ जेड बराबर यू प्लस आई वी ऑफ विच द रियल पार्ट इज, मतलब हमें एफ ऐसा डेरिवेटिव निकालना है। देखिए क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि एफ जेड हमारा क्या है, एनालिटिक फंक्शन है, साथ ही साथ ऐसा एनालिटिक फंक्शन है जिसका रियल पार्ट क्या है, e की पावर x है, x कोस y है, माइनस y साइन y है। ठीक है, देन f का डेरिवेटिव, तब हमारा f का डेरिवेटिव क्या आएगा। तो यहाँ पर हमसे डायरेक्ट मिलने थॉमस मेथड पूछी है। कौन सी मेथड पूछी है, मिलने थॉमस मेथड, क्योंकि मिलने थॉमस मेथड क्या कहती है हमारी, थॉमसन लिखा जाता है उसको, मिलने थॉमसन मेथड, जो हमारी ये कहती है, स्पेलिंग मेरी बहुत ही रेयर होता है कि सही ही हो, इसलिए आप स्पेलिंग में एडजस्ट करेंगे ना। मिलने थॉमसन मेथड हमारी कहती है कि अगर हमें रियल पार्ट u दिया है तो हम u का डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x है ना, फिर u का डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y, इसको हमने नाम दिया है फाई 1 फाई 2। अब ये क्या है, ये भी x या y का ही फंक्शन होगा और ये भी x या y का ही फंक्शन होगा। तो ये हमारी पहली स्टेप है। दूसरी स्टेप में हम क्या करते हैं, हम करते हैं z, 0, मतलब x की जगह z पुट करते हैं और y की जगह 0 पुट करते हैं। तो फिर थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, थर्ड स्टेप हमारी होती है, हम f का डेरिवेटिव बनाते हैं जो बनता है फाई 1 z, 0, क्योंकि x की जगह z, y की जगह 0, माइनस आयोटा फाई 2 z, 0 करते हैं। फिर हमारी फोर्थ स्टेप में हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो हमें हमारा रिक्वायर्ड फंक्शन मिल जाता है। तो ये हमारा एनालिटिक फंक्शन निकालने के लिए मिलने थॉमस मेथड होती है, थॉमसन मेथड। यहाँ पर हमसे f का डेरिवेटिव पूछा है, मतलब एक स्टेप कम पूछी है। तो करने के वही दो तरीके हैं, बाय ऑप्शन आप जा सकते हैं। बाय ऑप्शन कैसे जाएंगे, देखिए हमारा f का डेरिवेटिव मान लीजिए अगर पहला फंक्शन है ना, तो हमारा f क्या आएगा, हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर z प्लस c ही हमको वापस से मिलने वाला है, या e की पावर z ही मिलने वाला है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, e की पावर z प्लस cz मान लीजिए ऐसा कुछ हमें मिलेगा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, e की पावर z अगर हमारा फंक्शन है तो क्या इसका रियल पार्ट ये होगा क्या, इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं। बट मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, हम मिलने मेथड से ही जाते हैं। ये थोड़ा लेंदी है बट मिलने मेथड हमारी ज्यादा अच्छी, e की पावर x, x कोस y, y साइन y। ठीक है, माइनस में e की पावर x, x कोस y माइनस y साइन y।
तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम यू एक्स निकालते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। तो देखिए मैं फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाऊंगी, ई की पावर एक्स मेरा फर्स्ट फंक्शन है, तो फर्स्ट को एज इट इज, सेकेंड का डिफरेंशिएशन करती हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आएगा कोस वाई माइनस 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव कर दूंगी और इसको ऐसा ही रहने दूंगी, कोस वाई माइनस वाई साइन वाई। ये मेरा क्या बना है, ये मेरा फाई 1 बन गया है। तो मुझे फाई 1 जेड को 0 चाहिए होगा, तो मैं साथ साथ ही निकालती हूँ, एक्स की जगह जेड रखती हूँ, वाई की जगह 0 रखूंगी। तो देखिए जब मैं वाई की जगह 0 रखूंगी तो ये तो पूरा 0 बन जाएगा। ठीक है, मैंने कुछ रख दिया है क्या बाकी, नहीं। तो ये होगा ई की पावर जेड कोस 0 कितना होता है 1, प्लस ये होगा ई की पावर जेड, ठीक है, जेड और कोस 0 कितना होता है 1, और यहाँ वाई 0 है तो ये 0 बन जाएगा, मतलब मुझे मिलेगा ई की पावर जेड कॉमन और 1 प्लस जेड मुझे मिलेगा। ये मेरा फाई 1 मिल गया है। फाई 2 निकालना है तो मुझे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई करना होगा, तो ई की पावर एक्स को मैं बाहर रखती हूँ, ई की पावर एक्स बाहर, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई करूंगी तो एक्स का तो कुछ नहीं होगा, कोस का हो जाएगा माइनस का साइन वाई। ठीक है, माइनस लगा देंगे हम, हमें मिला है वाई साइन वाई, तो इसमें हमें फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाना पड़ेगा। पहले वाई एज इट इज, साइन का होगा कोस वाई, फिर प्लस लगा के वाई का होगा 1 और साइन वाई एज इट इज रहेगा हमारा। तो अब ये मेरा क्या है, ये मेरा बना है फाई 2। तो मैं इसको सोल्व करने की बजाय डायरेक्ट फाई 2 जेड को 0 रख देती हूँ, एक्स की जगह जेड रखूंगी और वाई की जगह 0, तो साइन 0 0 हो जाएगा, माइनस ये 0 हो जाएगा फिर से, फिर ये जो होगा हमारा फिर से साइन 0 0 हो जाएगा, मतलब मुझे फाई 2 तो मिला ही नहीं, फाई 2 तो मेरा 0 बन गया है। तो मेरा फाइनली एफ डैश जेड कितना बन के आता है, फाई 1 माइनस आयोटा फाई 2 बन के आता है। तो फाई 1 कितना है मेरा, जेड प्लस 1 ई की पावर जेड है, फाई 2 तो मेरे पास आया ही नहीं है, तो मेरा एफ डैश जेड जो मुझे क्वेश्चन में चाहिए था वो मिल गया है जेड प्लस 1 ई की पावर जेड। तो मिला लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मिल ने थॉमस मेथड पूछी थी बट एक स्टेप कम पूछी थी। अगर हमसे कहा जाए कि हमें रियल पार्ट दिया है और एनालिटिक फंक्शन निकालिए, अब हम क्या करते, बस एक स्टेप और हमें आगे ये बढ़ानी थी कि अगर ये मेरा एफ का डेरिवेटिव है तो मैं क्या कर दूंगी, इसका इंटीग्रेशन कर दूंगी, तो मुझे मेरा क्या मिल जाएगा, रिक्वायर्ड एनालिटिक फंक्शन मिल जाएगा। ये हमारा इस तरीके का होगा, जेड ई की पावर जेड प्लस ई की पावर जेड। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन हो जाएगा और क्या होगा, हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा और एक कॉन्स्टेंट सी आ जाएगा। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है हमसे। आई होप, एक क्वेश्चन बहुत फेमस है, मैं आपको हिंट दे देती हूँ, यू माइनस वी वाला, जिसमें हमको u माइनस वी दिया जाता है और एफ जेड पूछा जाता है, और वो क्वेश्चन नेट वेट की एग्जाम में पूछा गया। अगर आपने कहीं देखा हो तो प्लीज करिएगा, वो बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये रहा अगला क्वेश्चन। अब कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कल बहुत सारा हो गया था, आज हमारा एलजेब्रा स्टार्ट हो गया है। मॉडर्न एलजेब्रा से इन्होंने स्टार्ट किया है। आई थिंक ये तो ट्रिग्नोमेट्री वाला एलजेब्रा है। चलिए करते हैं। क्या दिया है क्वेश्चन, द ओरिजिन एंड द पॉइंट करस्पॉन्डिंग, सॉरी रिप्रेजेंटिंग, है ना, द ओरिजिन एंड द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग द रूट ऑफ द इक्वेशन फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इफ, मतलब हमारा जो ये सबसे पहले हमें क्या दिया है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के पास 3 हमारे क्या होते हैं, वर्टेक्स होते हैं। तो इनका कहना है कि पहला वर्टेक्स तो ओरिजिन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, और जो 2 वर्टेक्स से बचे हुए वो दोनों क्या है, वो दोनों वर्टेक्स हमारे रूट है इस इक्वेशन के, किस इक्वेशन के, जेड स्क्वायर प्लस ए जेड प्लस बी, और ये तीनों आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल का वर्टेक्स है। किसका वर्टेक्स है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का वर्टेक्स है। तो हमें इनमें से कौन सी कंडीशन ट्रू होगी, तो देखिए जो हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसकी एक आइडेंटिटी बहुत ही फेमस होती है, वो ये होती है इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए z1 स्क्वायर, z2 स्क्वायर, z3 स्क्वायर बराबर z1 z2, z2 z3, z3 z1। जस्ट एक सेकेंड में पानी पी लूं थोड़ा। ये हमारी क्या होती है, इक्विलेटरल ट्राइंगल की कंडीशन होती है। अब यहाँ पर z1 तो क्या है, 0 है, ओरिजिन पर है, तो ये होगा 0 प्लस z2 का स्क्वायर प्लस z3 का स्क्वायर बराबर 0, z2 z3 और फिर बराबर में भी क्या बचेगा, सॉरी प्लस में भी क्या बचेगा, 0 बचेगा। यानी कि फाइनली हमें मिला है
Z2 स्क्वायर, Z3 स्क्वायर बराबर Z2 और Z3 बचा है। ठीक है, अब मुझे इससे क्या करना है, एबीसी तक जाना है। तो देखिए, अगर हमारा एक रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, क्लास 9 10th में पढ़ते हैं, 10th में शायद है ना, कि इन दोनों अगर ये इसके रूट है और ये इक्वेशन है हमारी, तो इसका रिलेशन क्या होता है, पहला होता है सम ऑफ रूट, वो कितना होगा, माइनस का ए हो जाएगा। ठीक है, सम ऑफ रूट क्या होता है, माइनस का ए सम ऑफ रूट, और दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट यानी कि Z1 इंटू सॉरी Z2 Z3 है ना, Z2 Z3, ये भी होगा हमारा Z2 Z3, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना हो जाएगा, B हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे Z1 प्लस Z3 और Z2 इंटू Z3 की वैल्यू पता चल गई है, बट यहाँ पर तो इनका स्क्वायर है, तो हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं Z2 स्क्वायर Z3 स्क्वायर प्लस 2 टाइम Z2 Z3 कर लेती हूँ। इससे क्या होगा, ये स्क्वायर हट जाएगा मेरा और कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा। तो मैंने क्या किया है, अगर मैंने इस तरफ Z2 Z3 को प्लस करा है तो क्या करना पड़ेगा, 2 टाइम Z2 Z3 को इधर भी प्लस करना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा 3 टाइम Z2 Z3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा बन जाएगा Z2 प्लस Z3 का होल स्क्वायर और बराबर में है 3 टाइम Z2 और Z3। अब हम यहाँ से वैल्यू रख देंगे, सम ऑफ रूट्स क्या है हमारा माइनस ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है हमारा, इन दोनों की वैल्यू कितनी है, बी। तो हमें मिला है ए स्क्वायर बराबर 3, ये हमारा क्या है, आंसर है। बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है, ए स्क्वायर बराबर 3b, ऑप्शन नंबर 4 है ना, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है। और एक ऐसा इतना अच्छा क्वेश्चन है ये, इस तरह के क्वेश्चन बताते हैं हमारी कितनी पकड़ है कॉन्सेप्ट पर। चलिए बढ़ते हैं आगे, आप खुद से भी क्वेश्चन ट्राई किया कीजिए प्लीज। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस आप सेशन देख रहे हैं तो कोई ये थियरी सेशन तो है नहीं, तो कोई फायदा नहीं है आपका अगर सिर्फ सेशन देख रहे हैं। अगर आपने खुद से सोल्व किया है और फिर रीचेकिंग करने के लिए या फिर अपनी गलती के लिए अगर आप देख रहे हैं कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, तो बात सही है। अदरवाइज अगर आप सिर्फ इस तरह देख रहे हैं कि मैं करती जा रही हूँ, आप देखते जा रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं हो रहा है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। खुद से करने के बाद देखेंगे तो ही टाइम आपका मतलब तो ही आपको बेनिफिट मिलने वाला है। अगला है हमारा, इफ a and b आर रियल नंबर बिटवीन 0 and 1 सच दैट Z1 क्या है, a प्लस आयोटा, और Z2 क्या है, 1 प्लस आयोटा b, और Z3 0 है, ये वापस से क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल के ही वर्टाइसेस हैं। तो a और b की वैल्यू फाइंड करनी। Z1 की वैल्यू है हमारी a प्लस आयोटा b, नहीं a प्लस आयोटा है, सिर्फ a प्लस आयोटा है। Z2 की वैल्यू क्या है, 1 प्लस आयोटा b है, और Z3 की वैल्यू क्या है, हमें 0 दी है। तो अब हमारे पास और a और b क्या है, हमारे a और b क्या है, हमारे 0 और 1 के बीच का नंबर है। तो इनमें देख लीजिए ऐसा कोई a भी है क्या जो 0 और 1 के बीच में लाई नहीं करता है, ऑप्शन नंबर डी है ना, कि ऑप्शन नंबर डी हमारे 0 और 1 के बीच में लाई नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारा आंसर एक को हमारा डिस्कार्ड हो गया, ऐसे क्योंकि ये नेगेटिव के है ना, तो यहाँ पर तो 0 और 1 के बीच में नेगेटिव का नंबर तो आ ही नहीं सकता है, तो ये तो गए। 2-3 ऑप्शन हमारे पास बचे हैं, तो चलिए इनको देख लेते हैं। 3 ऑप्शन अब हमारे पास रहे हैं, एक ऑप्शन हमने वैसे ही हटा दिया। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। सबसे पहली एक प्रॉपर्टी होती है हमारी, वैसे तो बहुत सी होती है, हम जिस प्रॉपर्टी का यहाँ पर यूज करेंगे वो ये होता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में लेंथ ऑफ ऑल 3 साइड इक्वल होती है ना, तीनों साइड्स की क्या होती है, ऐसा लिखती हूँ, लेंथ ऑफ साइड, लेंथ ऑफ ऑल 3 साइड्स आर इक्वल है ना। लिखते वक्त आधे वर्ड तो हम अंत में खा ही जाती हूँ ना, लेंथ ऑफ ऑल 3 साइड तो मैंने लिखा ही नहीं, बट कोई बात नहीं, आप ऑन टाइम पर देख रहे हैं तो आप एडजस्ट कर लेंगे। तीनों साइड की लेंथ इक्वल होती है, तो पहली साइड की लेंथ हम कैसे निकालते हैं, मान लीजिए मुझे 2 वर्टाइसेस है Z1 और Z3, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालते हैं हम, Z1 माइनस Z3, और हम क्या करेंगे, साइड है ये, तो अगर हम साइड का स्क्वायर कर दे तो भी बात बराबर ही होगी, वो क्या होगा, मॉडुलस का स्क्वायर हो जाएगा। तो हम पहले तीनों साइड की लेंथ निकाल लेते हैं स्क्वायर, फिर बराबर में उनको रख देंगे। तो यहाँ पर Z1 कितना है मेरा, a प्लस आयोटा, Z3 की वैल्यू है 0, इसका स्क्वायर है, a प्लस आयोटा का स्क्वायर है। तो अगर मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरीके का है, यहाँ पर लिखती हूँ, अगर z बराबर x प्लस आयोटा y टाइप का कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका मॉडुलस का स्क्वायर क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर।
तो यहाँ पर भी वही लगेगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस 1 बना है। ये मेरी पहली साइड का स्क्वायर बना है। ऐसे मैं दूसरी का और तीसरी का निकाल के तो तीनों को आपस में इक्वेट कर लूंगी, तो यहाँ से क्या है, मुझे कुछ रिजल्ट मिल सकते हैं। अब मैं दूसरी साइड निकालती हूँ। कौन सी साइड निकाल लेती हूँ, Z2 और Z3 के लिए निकाल लेती हूँ। तो Z2 माइनस Z3 का स्क्वायर, तो Z2 मेरा कितना है, आयोटा B प्लस 1 है। आयोटा B प्लस 1 है, क्या है, 1 प्लस आयोटा B है, और माइनस का 0 है और इनका स्क्वायर है, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, B स्क्वायर प्लस 1 ही हो जाएगा। फिर अब मेरे पास क्या बचा है, Z1 Z2, तो Z1 Z2 भी निकाल ही लेते हैं। Z1 माइनस Z2 निकालेंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, A प्लस आयोटा माइनस 1 प्लस आयोटा B है, तो इसका स्क्वायर करना है हमें, तो ये क्या हो जाएगा हमारा A माइनस 1, ठीक है, प्लस का आयोटा बाहर निकालती हूँ तो 1 माइनस B हो जाएगा, गलत तो नहीं करा, A माइनस 1 और 1 माइनस B, तो ये हो जाएगा हमारे पास A माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस B का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है, 1 और 1 2 भी बन जाएगा, माइनस का 2A और माइनस का 2B भी बन जाएगा, है ना। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2AB वाला ओपन करा है मैंने फॉर्मूला। तो अब हम क्या करेंगे, इनको इक्वेट कर देंगे, क्योंकि सारी साइड आपस में बराबर होती है, तो ये सब आपस में क्या करने हैं, इक्वेट करना है हमें। तो B स्क्वायर प्लस 1, सबसे पहली क्या थी, A स्क्वायर प्लस 1 बराबर B स्क्वायर प्लस 1 अगर करती हूँ तो मुझे यहाँ से A बराबर B मिलेगा। पहला रिलेशन आ गया है, तो इस रिलेशन को मैं इसमें पुट कर देती हूँ। तो अगर मुझे A बराबर B मिला है, जस्ट वेट अ सेकेंड, तो मैं क्या करती हूँ, A बराबर B जो मिला है, मैं इसे इक्वेशन, ये जो थर्ड है, ये थर्ड है, ये सेकेंड है और ये फर्स्ट है, तो मैं क्या करती हूँ, फर्स्ट इक्वल थर्ड करती हूँ और A बराबर B भी पुट कर देती हूँ। तो इससे क्या हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस 1 मिल जाएगा। मैं सबको A में पुट कर रही हूँ और A की वैल्यू निकालने की कोशिश कर रही हूँ, आप चाहें तो B की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये मेरा क्या बनेगा, A स्क्वायर प्लस 2A माइनस 2A माइनस 2, सब कुछ ये बन जाएगा मेरा। अगर आप क्या कर सकते हैं, A की बजाय B को भी ले सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर मुझे मिलेगा, देखिए यहाँ पर A के स्क्वायर से A के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो एक तो A स्क्वायर रहेगा, माइनस का 4A रहेगा और एक 1 आ जाएगा, प्लस का बराबर में 0 आ जाएगा, तो प्लस का 1। अब यहाँ से मैं वही लगाऊंगी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, माइनस B प्लस माइनस रूट वो वाला, तो ये होगा माइनस 4 प्लस माइनस रूट ऑफ B स्क्वायर यानी माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4AC यानी माइनस का 4 अपॉन 2A यानी कि 2 बचेगा। तो यहाँ से मुझे A की 2 वैल्यू मिलेगी, 2 प्लस माइनस रूट 3। तो देखिए मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो A की वैल्यू ये ले लेती हूँ 2 प्लस रूट 3, या फिर 2 माइनस रूट 3 ले लेती हूँ। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि A क्या है, 0 और 1 के बीच का नंबर है, तो ये तो मैं ले नहीं सकती हूँ, मुझे यही लेना पड़ेगा। तो जो A की वैल्यू है वही B की वैल्यू है, तो फाइनली मेरा ऑप्शन नंबर A आया है, 2 माइनस रूट 3, 2 माइनस रूट 3। थोड़ा लेंथी है मैं मानती हूँ, बट देखिए अब क्वेश्चन की कंस्ट्रक्शन ही ऐसी है, और हमने इससे पहले बहुत इजी क्वेश्चन भी करे हैं, तो थोड़ा तो लेवल होना चाहिए, क्योंकि अभी जो सेट की एग्जाम होती है ना, वो उसमें थोड़ा लेवल बढ़ाकर ही देते हैं, फिर आगे असिस्टेंट प्रोफेसर में उसका लेवल थोड़ा कम कर देते हैं, इसलिए तो इस तरह की। और वैसे भी नेट के मुकाबले तो इनका ज्यादा लेवल है नहीं। हियर इज द लास्ट क्वेश्चन, आई थिंक ये लास्ट है, देख लेते हैं, थिंक तो आ जाएगा, यस। क्या है, द सम ऑफ डिवाइजर ऑफ दिस, है ना, इसका हमें क्या निकालना है, 64,800 का सम ऑफ डिवाइजर निकालना है। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला पर है, सम ऑफ डिवाइजर का फॉर्मूला होता है सिग्मा एन। कुछ नंबर थेरेटिक फंक्शन होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि फाई एन, यूलर फाई फंक्शन, टाउ एन, सिग्मा एन, और एक हमारा क्या होता है, एक म्यू एन होता है, और इसका नाम होता है मर्सिन नंबर, है ना, ये होता है। तो ये कुछ नंबर थेरेटिक फंक्शन होते हैं हमारे, जो डायरेक्ट रिजल्ट होते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला होते हैं इनके, उन पर पूछे जाते हैं। जैसे कि ये होता है नंबर ऑफ इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एन और रिलेटिवली प्राइम टू एन, नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ एन, और ये है सम ऑफ डिवाइजर ऑफ एन।
क्या है, सम ऑफ डिवाइजर। और ये जो मर्सिंग नंबर है तो अकॉर्डिंग टू प्राइम डिफाइन होता है। तो सम ऑफ डिवाइजर का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है हमारा सिग्मा एन। और जहां पर एन क्या है, हमें पहले एन का प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। जैसे P1 की पावर ए, पहला प्राइम, दूसरा प्राइम है ना, तीसरा प्राइम, ऐसे करके क्या होते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे होते हैं। तो सिग्मा एन क्या होता है, P1 की पावर एक बढ़ाएंगे, फिर एक माइनस करेंगे और डिवाइड में P1 माइनस 1 करेंगे, इंटू P2 की पावर एक बढ़ाएंगे, एक माइनस करेंगे, P2 माइनस 1 करेंगे, और इसी तरह हमारा फॉर्मूला चलता रहता है। तो अब हमें 64,800 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। अपने आप में ही एक टफ टास्क है मेरे हिसाब से। एग्जाम में इतना प्रेशर होता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन ढंग से हो ही नहीं पाता है। हम जब इसको करेंगे तो ये आएगा 2 की पावर 5, 3 की पावर 4 और 5 की पावर 2। तो अब मैं निकालूंगी सम ऑफ डिवाइजर यानी सिग्मा 64,800। तो वो क्या होगा हमारा, देखेंगे, पावर एक बढ़ाएंगे, कम करेंगे और 2 माइनस 1 करेंगे, इंटू फिर से पावर एक बढ़ाएंगे, माइनस करेंगे, 3 माइनस 1 करेंगे, इंटू पावर एक बढ़ाएंगे, माइनस 1 करेंगे और एक 5 माइनस 1 करेंगे। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा, 2 की पावर 6, जो कि हमारा क्या होगा 32। 32 में से एक कम होगा तो 31 आएगा। सॉरी, 2 की पावर 5 32 होता है, 2 की पावर 6 64 होता है, 64 में से एक कम होगा 63 आएगा। ये होगा 3 की पावर 5, कितना होता है 3 की पावर 5 243, उसमें से एक कम होगा 242 और अपॉन में 2 आएगा। 5 की पावर 3 125, उसमें से एक कम होगा 124 और अपॉन में 4 आएगा। तो ये हमारा होगा 63 इंटू 121 इंटू 31। क्या इतना बड़ा गुना करने में एग्जाम में बैठूंगी? नहीं, एग्जामिनर को भी पता है कि ये तो बहुत ही बचकानी हरकत हो जाएगी अगर इनका भी मल्टीप्लाई हमसे पूछा जाए। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हमको दे दिया गया है। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन नहीं पूछा है, जो कि ऑब्वियस सी बातें नहीं पूछेंगे आपको एग्जाम में। कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है, सिर्फ न्यूमेरिकल एनालिसिस में हमें प्रॉब्लम आती है, क्योंकि कैलकुलेटर के नहीं होने के बावजूद भी हमें पॉइंट के बाद बहुत बहुत नंबर तक मल्टीप्लाई करना रहता है। और उसको आपको क्या करना है, एग्जाम में स्ट्रेटेजी लगानी है कि अगर आपको देख के पता चल रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन मेरा 1 मिनट या इससे ज्यादा का समय लेगा, तो आपको क्या करना है, उसको आखिरी में करना है। पेपर के बीच में ही उस पर बैठ नहीं जाना है कि नहीं ये तो लाइन में कैसे आ गया, सीक्वेंस में आ गया तो मैं करके ही रहूंगा। नहीं, आगे से पीछे से ऊपर से नीचे से ऐसे क्वेश्चन करिए जो कम टाइम में फटाफट हो जाए। फिर उन क्वेश्चन को बाकी रखिए जो ज्यादा टाइम लेते हैं या फिर जिनके कॉन्सेप्ट को लेकर आप श्योर नहीं है कि मुझसे होगा या नहीं होगा, है ना। ताकि क्या है कि अगर आपके पास लास्ट में आप अगर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो याद ही नहीं होते, जिनमें लगाना तो तुक्का ही है, तो सबसे आखिरी में लगाया जाए, बीच में तो दिमाग को जोर है। तो इस तरीके से आप क्या है पेपर सोल्व किया कीजिए। बाकी जैसे ही पेपर आएगा हम स्ट्रेटेजी वगैरह सब डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फॉर टुडे सेशन। आई थिंक हाँ आज के सेशन में इतना ही, बाकी क्वेश्चन हम आगे वाले सेशन में करेंगे। स्टे ट्यून और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज, डू शेयर। थैंक यू।